हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, उसका न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करते हैं ये हमने बताने का प्रयास करा था। आज की इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव कितना क्षेत्र पैदा करता है। सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि ये कंसेप्ट दिमाग में आया क्यों कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव भी क्षेत्र को पैदा करेगा। एक बार सुनो सब बच्चे ध्यान से। हमने तुम्हें बताया था कि जब भी कोई सिंगल आवेश जब भी कोई सिंगल आवेश किसी जगह पर रखा जाता है तो वह अपने चारों ओर एक क्षेत्र पैदा करता है, सिंगल आवेश। और वो अपने से r दूरी पर कोई भी सिंगल आवेश, कोई भी एक बिंदु आवेश अपने से r दूरी पर कितना क्षेत्र पैदा करता है, उसका फॉर्मूला है E बराबर 1/4πε0 इंटू के क्यू बटे आर स्क्वायर, या यहाँ से हटा के दूरी लिखूँ क्यू बटे दूरी का स्क्वायर। इस दूरी को कुछ भी मान सकते हैं, r x y a कुछ भी। कोई भी सिंगल आवेश अपने से कुछ दूरी पर इतना क्षेत्र पैदा करता है 1/4πε0 के क्यू बटे दूरी का स्क्वायर, क्यू बटे दूरी का स्क्वायर। कोई भी आवेश अपने से कुछ दूरी पर इतना क्षेत्र पैदा करता है। लेकिन यार वैद्युत द्विध्रुव को जरा ध्यानपूर्वक देखो, इसके पास तो दो आवेश हैं, एक माइनस का आवेश, एक प्लस का आवेश। हमारे वैद्युत द्विध्रुव के पास तो दो आवेश है ना, एक माइनस का आवेश, एक प्लस का आवेश। जब एक सिंगल आवेश इतना क्षेत्र पैदा करता है तो दोनों मिलकर कितना क्षेत्र पैदा करेंगे, आज हम ये जानना चाहते हैं। इसलिए हमने ये लिखा है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में क्षेत्र का व्यंजक स्थापित करना है, यानी वैद्युत द्विध्रुव भी क्षेत्र पैदा करता होगा। ये हमें यहाँ से पता लगा कि जब एक सिंगल आवेश क्षेत्र पैदा कर सकता है तो वैद्युत द्विध्रुव तो एक निकाय है जिसके पास दो आवेश है, एक माइनस का और एक प्लस का। माइनस का और प्लस का मिलकर कितना क्षेत्र पैदा करेगा ये हम जानना चाहते हैं। फिर एक लफ्ज इसमें प्रयोग हुआ अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति क्यों कहा है? क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है। देखो जरा ध्यान से बच्चे, ये क्या है? माइनस का आवेश, ये क्या है? प्लस का आवेश। तो इसके सेंटर से पास होने वाली ये रेखा, या इस रेखा में को पास होने वाली ये कहलाती है इसकी अक्ष। इस अक्ष पर जो भी पॉइंट होगा उसे बोल लेंगे अक्षीय स्थिति का बिंदु। अगर मैं इन पॉइंट में से किसी पर क्षेत्र निकालता हूं तो उसका नाम होता है अक्षीय स्थिति। और अगर इससे हटके कहीं भी निकालते हो, मान लो यहाँ, उसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। तो अभी फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? अक्षय की बात कर रहे हैं कि इस अक्ष पर किसी बिंदु पर कितना क्षेत्र पैदा होगा। आज हमारा मैटर ये है। तो आज के डेरिवेशन को करने के लिए हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि कोई आवेश अपने से कुछ दूरी पर कितनी मात्रा में क्षेत्र पैदा करता है। आओ शुरू करते हैं। माना ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। माना ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु सी है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु सी है। सी से आर दूरी पर, सी से आर दूरी पर इसकी अक्ष में कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। एक बार दोबारा, माना ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु C है, C से R दूरी पर इसकी अक्ष में कोई बिंदु P है जहां हमें क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। माना ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। माना ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इस थ्योरी को लिखेंगे। माना ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है, जो के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है, जिसका मध्य बिंदु C है, जिसका मध्य बिंदु C है। C से R दूरी पर इसकी अक्ष में कोई बिंदु P है जहां हमें क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, जहां हमें क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ये था हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन जो उसमें हमें लिखना पड़ता है।
यहाँ तक की बात क्लियर। अब देखो डेरिवेशन को समझो, फिलॉसफी क्या है, मतलब सोच क्या है इसके पीछे। हमें करना क्या पड़ेगा, इस P बिंदु पर क्षेत्र पैदा करने वाले दो आवेश हैं। ध्यानपूर्वक देखो सब बच्चे बोर्ड पे। इस P बिंदु पर क्षेत्र पैदा करने वाले, क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले दो आवेश हैं। एक आवेश है पॉजिटिव, एक आवेश है निगेटिव। ये प्लस का आवेश भी यहाँ क्षेत्र पैदा करेगा, ये माइनस का आवेश भी यहाँ क्षेत्र पैदा करेगा। इसका मतलब P बिंदु पर कितने क्षेत्र पैदा होंगे, दो। उन दोनों क्षेत्रों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आने वाला है। तो डेरिवेशन करने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले मैं देखूंगा प्लस क्यू यहाँ कितना क्षेत्र पैदा करेगा, फिर मैं देखूंगा माइनस क्यू कितना क्षेत्र पैदा करेगा। उन दोनों क्षेत्रों को निकाल लेंगे, उन दोनों क्षेत्रों को निकालने के बाद ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद परिणाम आने वाला है। क्लियरिटी आ गई। अब क्षेत्र निकालने का तरीका क्या है, यार कोई आवेश अपने से कुछ दूरी पर इतना क्षेत्र पैदा करता है, ओके, लेकिन क्योंकि क्षेत्र एक सदिश राशि है, क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश, तो उसकी दिशा भी बतानी जरूरी है। तो दिशा क्या होती है एक बार इसको भी जान लो। मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है तुम्हें कि दिशा कैसे निकालते हैं। सुनो ध्यान से, मान लो मुझे इस पॉइंट पे दिशा का पता करना है, तो यहाँ पे परीक्षण आवेश रख दो। ये प्लस का आवेश प्लस के आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो जिधर को फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्षेत्र होगा, जिधर को धनावेश पे बल लगता है उसी दिशा में क्षेत्र होता है। क्लियरिटी आ गई। क्षेत्र निकालने की दिशा का भी हमें पता लग गया। अब शुरू करते हैं डेरिवेशन। और कैसे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर क्षेत्र, P पर क्षेत्र, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर क्षेत्र। देखते हुए चलेंगे। क्षेत्र निकालना है, फॉर्मूला क्या है, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर स्क्वायर। यहाँ E की जगह हम लेंगे E1 1/4 एप्सिलॉन 0 के Q का मान कितना है, Q, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दोस्त देख लो जरा, Q से बिंदु तक की दूरी, जिस बिंदु पर क्षेत्र निकालना है वहाँ तक की दूरी आती है फॉर्मूले में। तो आर नहीं आता, रटना नहीं है, इस चीज़ को समझना है। Q से बिंदु तक की दूरी, यहाँ आवेश ये है और बिंदु है P, तो यहाँ से यहाँ तक की या दूरी लेनी है। चित्र में दिखाई दे रही BP का स्क्वायर। आवेश से उस बिंदु तक की दूरी को लेना है जहाँ हमें क्षेत्र निकालना है। किसके कारण निकाल रहे हैं, प्लस क्यू के कारण। तो प्लस से बिंदु तक की दूरी को नापना है। हमें चित्र में कुछ नहीं दिख रहा, ना आर दिख रहा ना एल दिख रहा, हमें दिख रहा है बी से लेके पी तक की दूरी, तो अर्थात BP का स्क्वायर। आओ चित्र के अंदर। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है दोस्त, 12, तो इसका हाफ हाफ कर दो, बिकॉज ऑफ सी इज द मिड पॉइंट, क्योंकि सी मध्य बिंदु है, तो इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, एल अलग और एल अलग, एल के 12 के दो पार्ट कर देगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल। देखो जरा ध्यानपूर्वक, पी से सी तक की दूरी तो आर है, हेलो, पी से सी तक की दूरी तो आर है। अगर आर में से मैं एल कट कर दूँ, देखो जरा ध्यानपूर्वक, अगर मैं आर में से एल घटा दूँ तो बताओ ये BP बचेगी नहीं बचेगी, R माइनस एल। तो चित्र से क्या पता लग गया, चित्र से हमें दिखता है कि जो BP का मान है वो R माइनस एल है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो E1 वेक्टर बराबर आ गया 1/4 एप्सिलॉन 0 के Q बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब दिशा भी लिखनी पड़ेगी दोस्त। दिशा, हमने कहा था किसी भी पॉइंट पर दिशा निकालने का तरीका एक ही है कि यहाँ पर धन आवेश को एज्यूम कर लो, धनावेश को रखा हुआ मान लो। ये कैसा आवेश है, धनावेश, ये कैसा आवेश है, धनावेश। धन धन को क्या करता है, प्रतिकर्षित, तो दिशा बाहर की ओर आने वाली है। ये है E1 वेक्टर की दिशा, B से लेकर P की ओर, B से P की ओर दिशा, B से P की ओर दिशा, B से P की ओर। समझ आ रहा है हम क्या करना चाह रहे हैं? हम विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र निकालना चाहते हैं। दो आवेश है उसके पास, एक प्लस का एक माइनस का, तो हमें सबसे पहले किसके कारण निकालना पड़ेगा, प्लस के कारण। और अब नेक्स्ट पढ़ाओ क्या है, माइनस क्यू आवेश कितना पैदा करेगा, अब उससे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण P पर क्षेत्र, फॉर्मूला वही है पुराने वाला। E बराबर क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन 0 के Q बटे
आर स्क्वायर। मान रखो ई की जगह तो दोस्त E2 आ जाएगा, क्योंकि E1 तो हम पहले मान चुके हैं। 1/4 नियतांक है तो जो का तू रहेगा। आवेश कितना है Q। कई लोगों के दिमाग में वहम होगा कि माइनस क्यू क्यों नहीं लिया, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और सदिश राशियों में प्लस माइनस नहीं होता, दिशा होती है, तो ये माइनस दिशा में चला जाएगा। केवल वैल्यू लेनी है Q। अब Q से बिंदु तक की दूरी को देखो, A से लेके P तक की दूरी है कि नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं AP का स्क्वायर। अब चित्र में चलो, AP का मान निकाल लेंगे। आप P से चलना शुरू करो। P से हम जब C तक आए तो कितनी दूरी आ चुके R, और भी चलना पड़ेगा L और चलो। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी R है, लेकिन हमें तो A तक पहुँचना है ना, तो L भी चलना पड़ेगा ना और एक्स्ट्रा। तो टोटल कितनी बैठेगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी R प्लस है, तो AP बराबर कितना आ गया R प्लस है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो E2 बराबर आ गया दोस्त 1/4πε0 के Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। दिशा भी लिखनी पड़ेगी। दिशा क्या है जरा ध्यानपूर्वक देखो। P पे फिर दिशा निकालनी है, लेकिन अब किसके कारण, -Q वाले के कारण। अगर P पे धनावेश को रखा हुआ मानूं तो माइनस वाला तो प्लस वाले को अपनी ओर आकर्षित करता है ना, माइनस वाला तो प्लस वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसका मतलब डायरेक्शन इधर की तरफ आने वाली है। ये किसकी दिशा है, E2 की। तो क्या दिखाई दे रहा तुम्हें, दिशा E1 के विपरीत आ रही है, उल्टी अपोजिट आ रही है किसके, E1 के। तो दिशा क्या है, E1 के विपरीत। दिशा कैसी आई है, E1 के विपरीत। ये था हमारा फर्स्ट हाफ पोर्शन ऑफ दिस डेरिवेशन। इस वाले डेरिवेशन का ये पहला भाग था, जिसमें हमने क्या जाना, E1 और E2 कितने हैं। E1 मतलब प्लस Q आवेश ने कितना क्षेत्र पैदा करा, E2 मतलब माइनस Q आवेश ने कितना क्षेत्र पैदा करा। डायरेक्शन वाइज हम निकाल चुके। अब हमें P पे कुल क्षेत्र निकालना है, तो P पे कुल क्षेत्र निकालने का तरीका क्या है कि E1 वेक्टर और E2 वेक्टर, E1 सदिश और E2 सदिश को सदिश विधि से जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो परिणाम आएगा वो P पर कुल क्षेत्र होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक बार डायग्राम को दोबारा देखो। ये माइनस का आवेश, ये प्लस का आवेश, इसका पॉइंट का नाम A और B, इनके बीच की दूरी कितनी थी 2L एज्यूम करा हुआ है। ये कितनी है, मध्य बिंदु C, तो यहाँ पर कितनी बची L और यहाँ पर भी L। ये इसकी अक्ष है, अक्ष में कोई बिंदु क्या है P। ध्यानपूर्वक सुनो सब बच्चे। B प्लस Q आवेश ने कितना पैदा करा था E1, माइनस Q आवेश ने कितना पैदा करा डायरेक्शन वाइज E2, हाँ या ना। तो अभी तक जो हमने जाना, हमारे पास दो वैल्यू निकल के आई है। अभी तक जो हमने जाना है डेरिवेशन को, क्या निकल के आई है, एक तो E1 की वैल्यू निकल के आई है 1/4πε0 के Q/R माइनस L का होल स्क्वायर, और E2 की वैल्यू निकल के आई है 1/4πε0 के Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हमारे पास E1 E2 आ चुके। हमें क्या निकालना, P पर कुल क्षेत्र। क्योंकि E1 E2 सदिश राशि है, तो जोड़ने घटाने के जो तरीके होंगे वे सदिश वाले होंगे, नॉर्मल तरीके काम नहीं करने के। तो सदिश को जोड़ने घटाने का एक बार कंसेप्ट समझो सब बच्चे। देखो कैसे, मान लो हमारे पास कोई दो सदिश है, सदिश A और सदिश B। हमारे पास कोई दो सदिश है, सदिश A और सदिश B। पहला कंसेप्ट, अगर ये दोनों एक ही दिशा में लाई करते हैं, अगर ये दोनों एक ही दिशा में काम करते हैं, तो इनका जो परिणामी रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। अगर दो सदिश किसी वस्तु पर एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं तो उनका परिणामी होता है जोड़ के बराबर। और अगर ये दोनों सदिश किसी वस्तु पर अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं तो इनका परिणामी साधारण घटा के बराबर होता है। तो इनका परिणामी साधारण घटा के बराबर होता है। ये सदिशों को जोड़ने के नियम है जो 11वीं क्लास में तुमने सीखे होंगे। अगर कोई दो सदिश एक ही दिशा में काम करते हैं तो वे जुड़ जाते हैं, अगर कोई दो सदिश विपरीत दिशा में काम करते हैं तो वे घट जाते हैं। सिंपल सा। हमारा देखियो E1 और E2 कैसे काम कर रहे हैं, उल्टी दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका परिणामी कैसे निकलेगा, घटाने के बाद। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। P पर कुल क्षेत्र, P पर कुल क्षेत्र, ध्यानपूर्वक देखो बच्चों, E बराबर होगा E1 माइनस E2। E बराबर E1 की वैल्यू देख के बताओ, 1/4πε0 के Q/R
आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये क्यू और ये वाला क्यू, ये नियतांक और ये नियतांक कॉमन है तो बाहर निकाल दो। क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, तो यहाँ से चला गया है, क्या बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक की बात क्लियर। आगे चलते हैं। E बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इस में गुणा करो तो ये आ जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, ये रहा माइनस, इस में गुणा करो ये आ जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइड बाई इन दोनों की आपस में गुणा करो, r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो यहाँ थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगेगा दोस्त, जो लगेगा उसके फॉर्मूले मैं तुम्हारे सामने लिखता हूँ, आते होंगे तुम्हारे से, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर हम पढ़े थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने देखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक फॉर्मूला हम देखे थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इन तीनों फॉर्मूला की यहाँ पे आवश्यकता होने वाली है, सब बच्चे गौर फरमाएंगे। E बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ध्यान दो बच्चों, r प्लस एल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आई रिपीटेड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, जब भी माइनस चिन्ह बीच में आता है ना तो ब्रैकेट लगा के फॉर्मूला खोलना चाहिए। इसका फॉर्मूला खोल लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही देखो बोर्ड पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यार a और b की जगह बस केवल r और l आ चुके हैं, बाकी सब सेम है। नीचे आ जाओ, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, इस पूरे का होल स्क्वायर। पहले बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? हमने क्या करा, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, और नीचे इन दोनों का वर्ग था तो इसको एक साथ वर्ग करके लिख दिया। क्लियरिटी आ गई यहाँ तक? अब दोबारा देखो, E बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ध्यान दो बच्चों, ये जो का तू रहेगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, जब माइनस चिन्ह अंदर गुणा करता है ब्रैकेट में सबके चिन्ह बदल देता है, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, तो ये आ जाएगा माइनस के r स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर प्लस के 2rl, ओके, डिवाइड बाई, अब नीचे आइए, नीचे तुमने देखा होगा, ध्यानपूर्वक देखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका मतलब फॉर्मूला बन गया किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो हमें मिला E बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2rl, ये दोनों RL कितने हो गए 4rl डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक हमारा आ चुका है। इतने में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। E बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4rl डिवाइड बाई इतना, हम जानते हैं कि L इज ग्रेटर देन R, L का मान बहुत बड़ा है, सॉरी उल्टा हो गया, R की वैल्यू बेहद बड़ी है L से, आप भी बोर्ड पर देख सकते हो यार। R क्या है, R डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लेकिन ये डिस्टेंस क्या है, ये अत्यधिक समीप रखे हुए थे अणु के अंदर, तो L तो बहुत छोटा है, L R के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, यानी R का मान बहुत बड़ा है L से, R का मान क्या है, बहुत बड़ा है L से, तो L स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, एल स्क्वायर को क्यों छोड़ रहे हैं, देखो जरा ध्यानपूर्वक, अगर एल बराबर 1/3 हो तो एल स्क्वायर कितना होगा बताओ, 1/9। अगर 1 को 3 से भाग करेंगे तो कुछ आएगा, अगर 1 को 9 से भाग करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, बहुत छोटा आएगा। यानी जब छोटी वैल्यू का वर्क करते हैं तो और भी छोटी हो जाती है। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल लूँ, एल बराबर 1/100,
और अगर एल स्क्वायर की बात करूँ तो 1/2 बार 100, वर्ग का मतलब वही तो होता है, दुगुना कर दो, 2 बार गुणा कर दो, दुगुना नहीं 2 बार गुणा। तो अगर मैं 1 को 100 से भाग करूँ तो 0.01, और अगर मैं 10,000 से भाग करूं तो बहुत छोटा हो जाने वाला है, यानी लास्ट में कहूं तो छोटी वैल्यू का वर्ग उससे भी छोटा होता है। जब एल का मान आर के कंपेरिजन में बहुत छोटा है तो एल स्क्वायर तो अत्यधिक छोटा होगा, तो नगण्य मानकर छोड़ने पर तो इसको छोड़ देंगे यहाँ से एल स्क्वायर को नेक्स्ट पड़ाव में, तो क्या आ जाएगा ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4RL डिवाइड बाई आर स्क्वायर कितना होगा आर की पावर 4, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो हमें बचा ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4L डिवाइड बाई आर क्यूब। इस क्यू को इसके साथ लिखो, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू इंटू 2L इंटू 2 डिवाइड बाई आर क्यूब। कुछ लोग सोच रहे हैं पता नहीं कैसे लिखा यार, 4 को ना मैंने 2 जगह लिख लिया 2 और 2। क्यों ऐसा करा? क्योंकि मुझे पता है P का एक फॉर्मूला होता है, P बराबर होता है Q इंटू 2L, तो मुझे दिख रहा था कि यहाँ फॉर्मूला बन चुका P का, तो E बराबर फाइनली मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P अपॉन आर क्यूब। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है अक्षय स्थिति में कितना क्षेत्र पैदा करता है कोई वैद्युत द्विध्रुव। कोई वैद्युत द्विध्रुव अपनी अक्षय स्थिति में कितना क्षेत्र पैदा करता है वो ये है। अगर मैं इसको वायु निर्वात के लिए लिखूँ, वायु या निर्वात के लिए बस यहाँ क्या आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9, ई बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 2P अपॉन आर क्यूब, 2P अपॉन आर क्यूब। आज की वीडियो में हमने जाना कि कोई वैद्युत द्विध्रुव अपनी अक्षय स्थिति में कितना क्षेत्र पैदा करता है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, और कोई कैलकुलेशन समझ में ना आए तो फॉर्मूले को लगा के अपने आप से देखना, आ जाएगा, बड़े आसान शब्दों में लिखा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में कितना क्षेत्र पैदा होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।